अब देखो अपन देख रहे हैं नवंबर 2024 के करंट के अंदर अपन इकोनॉमिक, ठीक है, कंटिन्यू रख रहे हैं। तो कल इसमें अपन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देखी थी, जय योजना। अब उसको आगे करते हुए अपन व्हाइट रेवोल्यूशन देखते हैं और फिर आशा देखते हैं। तो ये पहले बात देखो, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है, तो इसका मतलब सर 1.0 जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है, ठीक है। तो 1.0 के अंदर जैसे मान लो उसके जो साइड इफेक्ट थे या उसमें जो कमियां रह गई थी या यूँ कह लो जो हसरत रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए 2.0 आया है। अब इसमें क्या है, लॉन्च कब हुआ, 19 सितंबर 2024। तो पहले तो डेट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और जैसे दूसरी चीज़ क्या है, ये जैसे जो अपन देख रहे हैं ये टॉपिक, ये पीटी के हिसाब से तो कंपेटिवली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन मेंस के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपन बात कर रहे थे अभी राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा अपन ने, इंडिया वाला पढ़ेंगे तो भी चीज़ें सेम है। उसमें अपन ने चैप्टर 2 देखा एग्रीकल्चर, उसमें निकल के आया कि सर वर्तमान में जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर के सब सेक्टर्स में। तो एग्रीकल्चर के सब सेक्टर देखें अपन, उसके अंदर सबसे पहले आता है क्या, फसलें। सेकंड नंबर पे था पशुपालन, लाइव स्टॉक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो किसकी है, वो लाइव स्टॉक की है, मतलब पशुपालन की है। सॉरी, मतलब अपने ग्रोथ रेट नहीं, योगदान, सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रहा है आज वो ये दे रहा है उप सेक्टर्स के अंदर। तो कहने का मतलब कृषि के अंदर जो सबसे ज़्यादा आज, जिसको अपन, जैसे मैंने बताया था, इसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया था एटीएम, कि किसान का एटीएम होता है ये जो पशुधन होता है ये। तो सबसे ज़्यादा जो आज योगदान दे रहा है वो कौन है, ये दुग्ध इंडस्ट्री है, पशुपालन लाइव स्टॉक, ठीक है। तो उसी का ये हिस्सा है अपने व्हाइट रेवोल्यूशन, और उस संदर्भ में अपने उसमें पढ़ना है, ठीक है। कृषि वाले के अंदर ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी राजस्थान के संदर्भ में, वो मत्स्य की थी, और उप सेक्टर जो योगदान सबसे ज़्यादा दे रहा है वो अपने पशुपालन था, ऐसे, ठीक है। ये था, तो इसलिए ये व्हाइट रेवोल्यूशन फैक्ट्स तो सारे, चाहे अपने इंडिया के संदर्भ में पढ़ लो चाहे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ लो, कॉन्सेप्ट उनमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे अपन नीचे टेक्नोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे सॉर्टेड सीमन जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी वो कॉमन है, चाहे वो इंडिया के संदर्भ में लिखो चाहे राजस्थान के संदर्भ में लिखो। आ जाओ, तो 19 सितंबर 2024। फिर ये क्या है, इट इज एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन अलॉन्ग विथ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। कहने का मतलब एक तीर से अपन तो बोलते हैं 2 शिकार, यहाँ पे तो एक तीर से कितने शिकार हैं, 3 शिकार हैं। सबसे पहले तो क्या, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, जो भी अपन देखेंगे 660 पर लीटर है, अभी लाख पर लीटर है, उसको अपने को 1 लाख लीटर पर डेली करना है। तो सबसे पहले तो मिल्क प्रोडक्शन। दूसरा है इसका जो इम्पोर्टेंस, वो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और तीसरा जो है वो फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के विरुद्ध में जो चल रही अभी स्ट्रेटजी अपने, उसके अगेंस्ट में। तो एक तीर से कितने शिकार हैं, 3 शिकार हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्शन तो अभी अपन देख लेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट है ना। देखो एक वुमेन एम्पावरमेंट है ना, अब देखो ये वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक अपन जैसे बोलते हैं, एक जैसे यूपीएससी के अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है जिसको अपन बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर। अब देखो अपन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलना, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज आया एग्रीकल्चर। अब थोड़ी सी एक विडंबना स्टूडेंट के साथ होती क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर शब्द आता है तो उसको खेत दिखाई देते हैं, दिमाग के अंदर खेत के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब वो सब सेक्टर जो है ना, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, उस पर उसकी नज़र ही नहीं जाती, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ नहीं होता, तो केवल फसल ही फसल दिखती है। तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, खेत है, क्रॉप प्रोडक्शन, ये एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके सब सेक्टर्स हैं 4, जैसे मेन अपने पशुपालन हुआ, अपने मत्स्य पालन है, ठीक है, और वानिकी है अपने, वो भी एग्रीकल्चर का ही सब सेक्टर है। तो इसने क्वेश्चन ये पूछा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्वेश्चन ये नहीं है फेमिनाइजेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो दिमाग में आया खेत खलिहान, नो, है ना। तो ये अब इसे एग्रीकल्चर में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो आज योगदान देने वाला है वो लाइव स्टॉक है। तो आज जैसे आप गाँव के अंदर जैसे देखो, तो गाँव के अंदर आप जैसे देखोगे तो सुबह जैसे जो दूध निकालने वाला आपको दिखेगा वो मेल की जगह ज़्यादातर आपको फीमेल्स दिखाई देंगी, चाहे वो किसी भी रूप में ही हो, किसी भी रूप में, इन द सेंस चाहे वो मदर के रूप में चाहे डॉटर के रूप में कोई निकाल रही, लेकिन फीमेल्स का एंगेजमेंट ज़्यादा होता है। फिर दिन भर जैसे जो पशुओं का जैसे रख रखवाली है वो सारी वो फीमेल्स की जिम्मेदारी है ना। तो ये क्वेश्चन जाता है इस डायरेक्शन में अपन को लिखना है। फिर आगे तो चलो वानिकी, फिर क्रॉप प्रोडक्शन में भी जैसे अपन देखते हैं कि उसमें भी फीमेल्स का कैसे योगदान है, क्योंकि मेल्स जैसे क्या है आजकल एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिव ज़्यादा नहीं रही, तो वो पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं सिटी की तरफ। तो ये माइग्रेशन भी इसका एक कॉन्सेप्ट का ही हिस्सा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। लेकिन यहाँ पशुपालन से कैसे जुड़ी हुई है वो है, ठीक है ना। आप जैसे वो अमूल डेयरी का वो सॉन्ग है ही, आपने कई बार देखा ही होगा कि मारा घर अंगना आनंद, अमूल आनंद, अमूल पिक्चर का ही गाना, वो दूध की नदियाँ बहती जाएं,
उसमें आप जैसे देखोगे तो गुजरात में वो अमूल पे शूट किया हुआ है, और वो पूरा का पूरा है क्या, वो पूरा का पूरा वुमेन एम्पावरमेंट ही दिखा रहा है वो, ठीक है। तो वो एम्पावरमेंट हो। और तीसरा है देखो माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन में क्या आपको याद रखना है, जैसे ही शब्द आ जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि भारत की रैंकिंग 105वीं 127 है, और भारत की तुलना किससे की गई थी, मैंने बताया था उसके अंदर कौन सा देश बरोबर लिखा हुआ है, कौन, युगांडा। भारत की तुलना की गई है युगांडा से, किगाली इसकी कैपिटल है। अब देख लो आप, समझ गए। तो ये है, तो ये मिटाना है। अब ये सारा जैसे अपन देखते हैं तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट देख लो, चाहे अपने ये माल न्यूट्रिशन देख लो, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा नहीं है, जो 17 है 2030 तक पाने हैं, क्या नहीं है गगन, तो वो भी पाएंगे। अब देख लो एक तीर से कितने शिकार है, SDG ओल्ड लिख लो आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, समझ गए। अब देखते हैं, अब 1.0 की बात करते हैं। इट इज इन लाइन विद द व्हाइट रिवॉल्यूशन लॉन्च्ड इन 1970s, है ना। अब देखो ये 70s है ना, अभी अपन ने कल पढ़ा था एक 1960s आया था, तो उसमें अपन पढ़ते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन, समझ गए। अब ये 60 के बाद 10 सालों बाद है क्या, वर्गीस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो कभी भी आप जैसे इसको लिखो तो पहले व्हाइट नहीं लिखना है, पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखना है। पहले खेतों के अंदर उत्पादन बढ़ा था, उसके बाद फिर दिमाग में आई लोगों को कि हाँ यार अगर कुपोषण का कुचक्र तोड़ना है तो अपने को व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध भी लाना पड़ेगा, तभी ऑपरेशन फ्लड आया। पहले ग्रीन है देन फ्लड है, वो स्वामीनाथन नहीं, ये वर्गीस कुरियन है, ठीक है, 1970s। वो बात एक दूसरी है कि दोनों क्रांतियों के समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उस समय मैंने बताया था, जो किस्मत के मारे रहे वो कौन, बाबू जगजीवन राम उस समय कृषि मंत्री थे, समझ गए। मैंने बताया था ही वो कि बाबू वेट्स बॉबी पूरा कैसे दुर्भाग्य उनके साथ रहा, पिता बेटे के कारण कैसे बाबू जगजीवन राम का अंत हुआ पूरा, ठीक। तो देखा 1970 में ये वर्गीस कुरियन ट्रांसफॉर्म द डेयरी डेफिशिएंट नेशन इनटू ए ग्लोबल लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन, है ना, जहाँ अपने देश के अंदर दूध ही नहीं था खुद के पीने के लिए, ठीक है, डेयरी डेफिशिएट, वो देश क्या बन गया, ग्लोबल लीडर बन गया मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। किस कारण, वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में 1970 के अंदर जो ऑपरेशन फ्लड लाया गया, और यहीं से स्थापना, इस समय स्थापना हुई थी अमूल की। अमूल ये कोऑपरेटिव की सफलता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, अमूल, ठीक है। तो अमूल का फुल फॉर्म अपने को पता ही है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना। ये आनंद डिस्ट्रिक्ट है अपने गुजरात का, ठीक है, उसमें उसका ये वहाँ इसकी यूनिट लगी हुई है वहाँ। आनंद की एक बार लोकेशन देखना आप गुजरात में, जैसे अपन यूँ गुजरात देखते हैं, ऐसे यूँ गुजरात देखते हैं, तो जैसे अपना ये राजस्थान आ जाता है यहाँ पे, इधर ये अपने पालनपुर है, ठीक है, पालनपुर, फिर पालनपुर के नीचे इधर ये बनासकांठा, पालनपुर इधर बनासकांठा, और फिर ये इधर अपने आनंद पड़ता है बीच के अंदर, ऐसे। फिर यहाँ पे बनास डेयरी भी है, जैसे काफ़ी आप हाईवे पे जाओगे तो आपको ट्रक दिखेंगे खूब मिल्क के, उनके पीछे लिखा रहता है बनास डेयरी, ये तो पूरा वो भी आनंद के अंदर ही है और अमूल भी है, ऐसे, ठीक है। ये तो ये हो गया अपने ऑपरेशन फ्लड, अपन ने देख लिया, आनंद मिल्क यूनियन देख लिया। अब अपन देखते हैं टारगेट्स अंडर व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। अब क्या होएगा, तो सबसे पहले अपन ने देखा था मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो टू इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट मेड बाय कोऑपरेटिव्स, है ना, मैंने बताया था कोऑपरेटिव सबसे सफल एग्जांपल जो अमूल है। फ्रॉम द प्रेजेंट, आज प्रेजेंट में अपन 660 लाख लीटर पर डे कलेक्ट करते हैं, जिसको क्या करना है अपन को, 1 लाख लीटर पर डे कलेक्ट करना है। जैसे गाँव में आप जैसे देखो जैसे महिला दूध निकाल लेगी 5 बजे और फिर वो डेयरी वाला कलेक्ट करने आता है, फिर वो सारे सब फ्रोजन सेंटर्स बने हुए गांव में, फिर वहाँ से जैसे बड़ी बड़ी डेयरियाँ, जैसे अभी अमूल में आता है, अपने जयपुर के अंदर सरस है उसमें आता है, ऐसे, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट के अंदर कितना कलेक्शन है, क्या कितना है, 660 लाख लीटर पर डे, है ना, लाख लीटर पर डे, ये पर डे है, ठीक है। और करना कितना है इसको, 1000 लाख लीटर्स पर डे, समझ गए, ये टारगेट है। अभी इसको कलेक्शन है, देखो ये प्रोक्यूरमेंट कलेक्शन है ना, तो कलेक्शन समझ लो चाहे उत्पादन समझ लो, कुछ ही समझ लो, लेकिन क्या है देखो, उत्पादन बढ़ेगा तभी कलेक्शन बढ़ेगा, बात इतनी सी है। 660 लीटर पर डे से 1 लाख लीटर पर डे करना। अब देखो कलेक्शन करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि दूध घर से तो वो एक मोटरसाइकिल पे गाड़ी में आता है, उसको ले जाता है, फिर जाके वो कोऑपरेटिव के अंदर उसको सेव करता है। गाँव के अंदर कोऑपरेटिव होती हैं जहाँ पे फ्रिज वगैरह और पूरा वो फ्रीजिंग चिलिंग प्लांट लगा रहता है। तो अगली बारी आ जाती है कोऑपरेटिव्स की, क्योंकि जो सरस डेयरी में दूध भिजवाएगा वो किसान नहीं भिजवाता है, किसान तो इनडायरेक्टली भिजवाता है, डायरेक्ट रूप से तो वो कोऑपरेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। टू फॉर्म, ये 2 लाख है, 2 लाख न्यू मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको अपन MPAC बोलेंगे,
मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मल्टीपर्पज क्यों? देखो एग्रीकल्चर अभी तक वो दूध ही लाती थी, लेकिन अब एग्री प्रोड्यूस जैसे जो होते हैं खासतौर पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो भी आगे बढ़ाएंगी, फिशरीज उनके माध्यम से आगे बढ़ेगी, एंड डेयरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे अभी सिर्फ दूध ही लाती हैं, फिर अपन देखेंगे वो एग से भी जुड़ेंगे, वो पोल्ट्री से जो मीट वगैरह है वो उनसे भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। अभी केवल दूध का ही काम है उसका, दूध के अलावा कोई नहीं है, ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ना फिशरी से, ना कोई डेयरी रिलेटेड एक्टिविटी किसी से, केवल दूध से लेना देना उनका, कोई अंडों से लेना देना नहीं है, ठीक है, जो कि मतलब पोल्ट्री से जुड़ा हुआ, और ना कोई मीट से उनका कोई लेना देना है। ऐसे समझ गए चीज़? तो पहले तो अपन ने देख लिया कि प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा दूध का, और फिर वो दूध के प्रोक्योरमेंट से जो जुड़ी हुई संस्थान है वो कोऑपरेटिव्स है। तो मल्टीपर्पज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनानी है। भाई वर्ड आ रहा है बार बार एग्रीकल्चर, कृषि, तो कृषि बोलते ही वो चारों सब सेक्टर अपने दिमाग के अंदर खुलने चाहिए। समझ गए? अब अपन दूसरी बात कर रहे थे वुमेन इंपावरमेंट की। वुमेन इंपावरमेंट कैसे होएगा? जुड़ी हुई महिलाएं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। वुमेन इंपावरमेंट, मैक्सिमम वुमेन आर एंगेज्ड इन डेयरी सेक्टर, जनरेटिंग बिजनेस वर्थ ₹60,000 करोड़ इन गुजरात अलोन, ठीक है। तो अमूल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट। फिर टैकलिंग माल न्यूट्रिशन देखा, विद द इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क द बिगेस्ट बेनिफिट विल पास ऑन टू द पुअर एंड माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 107 2024, उसमें अपनी स्थिति सुधरेगी। तो मैं बता रहा था कि एक तीर से ये दो निशाने नहीं है। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 कितने? एक हो गया, 2 वुमेन इंपावरमेंट हो गया, तीसरा माल न्यूट्रिशन हो गया, चौथा अपन देख रहे हैं एसडीजी जो 2030 तक पाने अपने को आ गया। 2030 5 साल और बचे, मतलब 6 साल मान लो। ऐसे तब ये उस दिशा के अंदर आ रहा है, क्योंकि आज जो देश जाना जाएगा वो जीडीपी से नहीं है, आज देश जाने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या उससे भी दुनिया आगे बढ़ गई। और एसडीजी कहीं भी बैठेंगे मोदी, अच्छा तुम्हारे एसडीजी तो इतने हैं, तुम्हारी तुलना युगांडा से हो रही है, क्या करोगे तुम लोन लेकर IMF से, क्या करोगे वर्ल्ड बैंक से, पैसे तुम्हारी जनता तो इस काबिल तो नहीं है कि इस पैसे का उपयोग कर लेंगे, नहीं देंगे तुम्हारे पैसे, भाग जाओ तुमको। ऐसे समझ गए? तो ये चीज़ें इसलिए है ये इनलाइन। जन आरोग्य मैंने पढ़ाया था, क्यों? पोवर्टी से गणना एसडीजी में रिडक्शन पोवर्टी। तो ये अपन ने देख लिया। अब जैसे वर्तमान में क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। बीच में जो साइड में जगह छोड़ी ना, माइक्रो बनाते जाओ उसमें छोटे छोटे, इधर लेफ्ट साइड में ग्लोबल रैंकिंग, इंडिया इज वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसर। ये देखो मिल्क प्रोड्यूसर विद प्रोडक्शन हैविंग रीच्ड 231 मिलियन टन ड्यूरिंग 2022-23। समझ गए? फिर द टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, सबसे पहला है यूपी, देखना 15% हिस्सेदारी है भारत में। सेकंड नंबर पे कौन है? राजस्थान। तो इसलिए ये टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 14% अपनी हिस्सेदारी है। तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात, और पांचवा आंध्र प्रदेश। शुरू के 4 अपन देखेंगे जुड़े हुए बिल्कुल, यूपी से राजस्थान आए, राजस्थान से मतलब यूपी से राजस्थान आए, राजस्थान से फिर MP, और MP से फिर गुजरात, और फिर आंध्र प्रदेश से नीचे, ठीक है। विच टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट टू 53% ऑफ द वर्ल्ड टोटल मिल्क, मतलब 5 राज्यों के अंदर 50% सिमटा हुआ है, और 5 में से 4 उत्तर भारत के अंदर है। तो देख लो नॉर्दर्न प्लेन्स कितने इंपॉर्टेंट है। फिर है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि 100 लोगों में से कितने लोग इतने हैं जो कि दूध पीने के योग्य हैं या जिनकी रीच में है दूध को पीना, ठीक है। और द नेशनल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज 459, मतलब 100 लोगों में से, जैसे पर कैपिटा है, थोड़ा सा गलत हो गया, वो पर हेड नहीं है। पर कैपिटा का मतलब ये है कि पर हेड, जैसे 1 पर्सन है, कैपिटा का मतलब होता है एक व्यक्ति, तो पर व्यक्ति के नसीब में कितना दूध लिखा हुआ वो ये है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है तो उसको कितना दूध मिल जाता है, वो ऐसा नहीं है कि उसमें क्या चीज़ है, एक तो उसका हेल्थ का स्टैंडर्ड, और दूसरा उसकी इकोनॉमिक, उसको खरीदने की उसकी हैसियत क्या है वो है, तो वो है। तो द नेशनल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज 459 ग्राम्स पर डे। तो 459 ग्राम्स का मतलब ये इतना होगा कि ये आधा लीटर है ना, 500 ग्राम आधा लीटर पर डे हर व्यक्ति को भारत के अंदर दूध मिल रहा है। समझ गए? ये है विच इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 323 ग्राम पर डे, ठीक है। ये तो मतलब करीबन 330 ग्राम, मतलब ये तो जैसे अपन देख लेते हैं आधा किलो, ये तो मतलब अपने 250 ग्राम जैसे देखते हैं वो उतने के लगभग है पाव भर ऐसे। तो भारत में तो बन रहे हैं आधा किलो, और ये दुनिया के अंदर जैसे अपन देख लें तो दुनिया से तो आगे ही चल रहा है भारत, ऐसे है ना। लेकिन देखो ये क्या है, अब सर इतना बढ़िया तो फिर भी कुपोषण में क्यों अपन, तो ये जो ना ये एवरेज है, एवरेज है ये ऐसा नहीं है कि सबके, किसी ने तो जिंदगी में कई बार देखा ही नहीं होता गरीब बच्चे ने दूध दिखता कैसा है कि नहीं। और कईयों का ऐसा होता है कि पीते नहीं हो, फिर वो नाली के अंदर ही बहाना पड़ता है। तो लेकिन ये एवरेज है।
ठीक है, ये ऐसे है। तो क्या भारत के अंदर आधा किलो एवरेज और विश्व के अंदर 323 हाउ इट वेरीज फ्रॉम 329 इन महाराष्ट्र टू 1283 इन पंजाब। भाई रीजनल वेरिएशन तो है ही ना, पंजाब हरियाणा में पर कैपिटा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पशुधन ज़्यादा है। और जैसे अपने महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु केरला के अंदर और कम हो जाता है क्योंकि पठारी भूमि है, पथरीली भूमि है, तो वहाँ कम है वहाँ पे पर हेड अवेलेबिलिटी। तो महाराष्ट्र में अपन जैसे देखते हैं कम, और सबसे ज़्यादा अपने पंजाब हरियाणा के अंदर पर हेड। ठीक है, तो लेकिन स्थिति अच्छी है लेकिन एवरेज के हिसाब से, लेकिन एवरेज कभी रियलिटी नहीं दिखाती है। फिर अपन देखते हैं वाई व्हाट इज द नीड ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0। ठीक है, तो अभी जैसे अपन ने देखा कि भाई तीनों चीज़ों को याद रखो अपने को, क्या सबसे पहले देखा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, वुमेन एम्पावरमेंट, माल न्यूट्रिशन, एसडीजी, और फिर इधर अपन देखा करंट स्टेट से पर हेड जो मिल रहा है, भाई राजस्थान दूसरे नंबर पे है पर हेड में। अपन देखते हैं वर्ल्ड में सबसे अच्छी स्थिति अपने, और करीबन 450 ग्राम पर डे है। तो व्हाइट रिवोल्यूशन बस इन सब चीज़ों को बढ़ाने पे अब देखो आगे कैसे। सबसे पहले देख रहे हैं टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्टिविटी, है ना। मिल्क प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई कितनी उसकी क्षमता को अपने को बढ़ाना है। भाई जैसे सीधी सी बात है, जैसे मेरे पास एक भैंस है, वो अभी तक डेली मेरे को सुबह शाम मिला के 20 लीटर दूध पर डे दे रही थी। अब मेरे को क्या करना है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है नेचुरल तरीके से। तो क्या है, इसकी हेल्थ में मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी डाइट में मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, फिर अगर मैं ध्यान दूंगा तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो डेली 30 लीटर दूध मेरे को देने लग जाए। तो ये है कि पर हेड उसका उत्पादन बढ़ाना क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक, ये चीज़ है। जैसे 1 घंटे के अंदर पहले अपन 2 पेज पढ़ते थे, फिर 1 घंटे के अंदर अपन 4 पेज पढ़ने लगे, तो घंटा तो वही है लेकिन पढ़ने की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो गई। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है क्या, द एवरेज यील्ड इज ओनली 8.55 ग्राम पर एनिमल। समझ लो कि मतलब आज एक पशु कितना मिल्क अपने को दे पा रहा है कि 8 किलो, जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ 20 किलो, वो कितना दे रहा है, करीबन 8 किलो दे रहा है पर डे। फॉर एक्जोटिक मतलब जो बाहर से आई ब्रीड है जैसे हॉलिस्टीन है, एंड करीबन 4 किलोग्राम एनिमल पर डे फॉर इंडिजीनियस, जो अपनी देसी नस्ल है जैसे गिर है, राठी है, कांकरेज है, ऐसे। तो विदेशी नस्ल तो करीबन दे रही है 8 किलो दूध पर डे, और देसी नस्ल ऑन एवरेज दे रही है करीबन 3 किलो दूध पर डे। तो 8 और 4 समझ लो, विदेशी तो दे रही है 8 किलो और देसी उसका आधा दे रही है 4 किलो। विदेशियों में सबसे जो फेमस ब्रीड है वो अपने हॉलिस्टीन है, और इधर गिर, राठी, थार पारकर है, अपने साहिवाल है ना, ये है। तो फिर देखो फिर नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिंग दी, पहला तो बिंदु ये हो गया मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा क्या है, रिवर्सिंग दी डिक्लाइन इन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, है ना। जो वृद्धि दर है मिल्क प्रोडक्शन की वो घटी, कैसे घटी कि 2018-19 में अपन देखते हैं मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट थी करीबन 6%, जो 3.83 हो गई 2022-23 के अंदर, आधी रह गई ग्रोथ रेट, है ना। तो मतलब लोगों को जैसे क्या है, इनका प्रोडक्शन का दाम सही नहीं मिलता, बीमारियां आ जाती है पशुओं में, तो इस कारण से पशुधन घाटे का सौदा लगता है। तो इसलिए फिर वो नहीं उन्होंने कम कर दिया। तो ये जो डिक्लाइन हुआ इसको रिवर्स करना अपने को, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड लेके आना है। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2 साल पहले की बात है। ठीक है, इंडिकेटिंग ए डिस्क्लेरेशन इन दी रेट ऑफ इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब ये जो रिवर्स हो गया, 18-19 के अंदर 6% था 2018 में, और 4 साल बाद देखा तो उसका आधा रह गया 3%। इसको रिवर्स करना, बढ़ाना है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ मिल्क कंजप्शन पैटर्न, है ना। फॉर्मलाइजेशन ऑफ मिल्क कंजप्शन पैटर्न क्या है, अबाउट 63% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन कम्स टू द मार्केट, द रिमेनिंग इज केप्ट बाय प्रोड्यूसर्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन। समझ लो फॉर्मलाइजेशन का मतलब, जैसे आप मान लो मैं गांव में आज 20 लीटर दूध निकाल रहा हूँ, तो इसमें 63% करीबन 60%, 12 लीटर तो मैंने घर पे ही रख लिया सेल्फ कंजप्शन के लिए, घर पे ही, है ना। इसको जमाएंगे, दूध दही खुद खाएंगे, घी वगैरह सब मैं मेरे काम में लूँगा। तो करीबन 60% तो क्या है, सेल्फ कंजप्शन के लिए ही है। तो वो फॉर्मलाइजेशन नहीं है ना। ये वर्ड सब में यूज आता है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आता है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स आता है। अब एग्रीकल्चर 100 बोरी में उगा रहा हूँ, 90 बोरी में खुद ही रख रहा हूँ, तो वो किस काम का मेरा उगाना। भाई इकोनॉमी में तो कोई योगदान नहीं दिया ना, वो तो सेल्फ कंजप्शन में योगदान दिया वो तो ऐसे। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ मिल्क कंजम्पशन पैटर्न मार्केट में आना चाहिए बिकने के लिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर खुद भूखे मरेगा सर, नहीं, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। भाई 30 लीटर है, 30 लीटर कर लो, फिर जो 10 लीटर बढ़ेगा वो खुद रख लो, बाकी 20 लीटर आएगा मार्केट के अंदर। यूँ फिर नेक्स्ट है अबाउट 2/3 ऑफ द मार्केटेबल मिल्क इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना।
2/3 जो अपना 2/3 का मतलब हो जाता है करीबन 67-70% मान लो। 70% जो मिल्क मार्केटेबल मिल्क है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी का 98% जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। पूरा इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर का अपन कहते थे 70%। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसकी जो टैक्स पेयर नहीं होते, तो टैक्स नहीं देते। दूसरा क्या है, इनकी कोई जैसे अपन बही खाते जैसे देखते हैं कि जैसे रिकॉर्ड कीपिंग होती है कि भाई ठीक है कैश बुक बनेगी, फिर बैलेंस शीट बनेगी, सीए उसका ऑडिट करेगा, समझ रहे हो, ये सब कुछ भी नहीं होता है। मतलब जो रिकॉर्ड बुक्स होती है ना, ये कुछ भी मेंटेन ये लोग नहीं करते हैं। ऑडिट होती है, जैसे सीए जैसे ऑडिट करते हैं तो बड़े पैमाने पे तो नहीं, छोटे छोटे पैमाने में जैसे करें ऑडिट, तो ऑडिट बुक मतलब किसी भी तरह की ये बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, है ना। मतलब वही बस वो पर्ची आ जाती है, वो डेयरी वाला देख जाता है, उस पर्ची को ही वो जैसे एक वो सुए के अंदर वो लगाते रहते हैं, बस वही है रिकॉर्ड कीपिंग और कुछ नहीं उसके अलावा। ठीक है, तो ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और फिर वो किसी भी तरह के इंश्योरेंस से नहीं जुड़े रहते हैं, है ना। इंश्योरेंस का मतलब वही होता है गवर्न नहीं है क्योंकि टैक्स पे, क्योंकि पता ही नहीं है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, किस किस की क्या हैसियत है ऐसे। तो ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आज जैसे आपने देख लो, मैंने बताया इंडियन इकोनॉमी का 98% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो रोड पे अपन जैसे थड़ी वाले हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ये मॉल वगैरह के अंदर जैसे अपन देखो तो 2% है सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का, जो कि टैक्स दे रहे हैं, जिनके पास रिकॉर्ड कीपिंग है, जो ऑडिट कराते हैं, या जो किसी इंश्योरेंस कवर उनके पास है। ये सब निशानी होती है ऑर्गेनाइज्ड की। तो अपने पास क्या है, सिर्फ 70% मिल्क इंडस्ट्री है, जो कि मतलब 70% इंडस्ट्री अपने पास है अनऑर्गेनाइज्ड मिल्क में, 30% है केवल ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे। ठीक है, फिर क्या होता है मिल्क एज दी फूड एक्सपेंडिचर इन इंडिया, कि कितना खर्च करते हैं इस पर। तो देखो इन रूरल इंडिया दी एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क पर पर्सन वाज 314। मतलब अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ पूरे, मैं जैसे एक्सपेंडिचर करता हूँ, तो दूध के ऊपर जो पर पर्सन एक्सपेंडिचर है वो 314 रुपये पर मंथ है ये। सरपासिंग दी अदर फूड आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड एग्स, इसको पर मंथ कर दो, मंथली आ रहा है तो कहीं एवरेज मंथली ऐसे। तो एक महीने के अंदर 314 रुपये में सिर्फ दूध पे खर्च करता हूँ, है ना। और अभी अपन ने देखा था फिर ऐसे करके सर कितना एवरेज आ रहा है, तो अभी अपन ने जैसे ऊपर देखा था पर हेड कितना जैसे आ रहा है अपने पास, अभी देखो इसको जैसे करना है 323, मतलब वो अपन ने देखा था भारत के अंदर जैसे 500 ग्राम दूध पर हेड उन्होंने एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो 314 रुपये पर हेड अभी एक्सपेंडिचर है, जिसको कि जो कि अगर अपन वेजिटेबल, सीरियल और एग से तुलना करें तो बहुत ही ज़्यादा वो कम उस मामले में है, क्योंकि उपयोगिता नहीं पता। फिर जैसे दुनिया देखते हैं प्योर नहीं है तो वो नहीं, पानी ऐसे मिलाना तो वो क्वालिटी डिग्रेड है, तो इसके अंदर है ही नहीं कुछ मजा, इसलिए यूज़ नहीं करते। सिमिलरली इन अर्बन एरियाज मिल्क एक्सपेंडिचर वाज 466, हायर देन द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मीट। तो दूध पे कंपेरेटिवली गांव में भी कम खर्च है और शहरों में भी कम खर्च है, लेकिन शहर में गांव से ज़्यादा खर्च है क्योंकि अवेयरनेस है ऐसे, और गांव वाले की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो वही फॉर्मलाइजेशन नहीं है, वो खुद की कंजप्शन का नहीं लगता, उसको पैसे चाहिए। एटीएम है दूध तो यार वो डेयरी वाला, तो वो दूध ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है ना। और यहाँ पे क्या है, गांव शहरों के अंदर क्या है, वो हेल्थ कॉन्शियसनेस है तो वो कंज्यूम करता है, इसलिए ये पर हेड कंजम्पशन मंथली ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। फिर चेकिंग राइजिंग मिल्क प्राइसेस, है ना, दूध उत्पादों के जो प्राइस बढ़ रहे हैं। दी ऑल इंडिया मॉडल प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज वाज ₹42 to 60 लीटर पर डे ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। मतलब गत 5 सालों के अंदर मिल्क के दामों में, मतलब यूँ मान लो कि 40 से 60 रुपये, जो चीज़ 40 रुपये लीटर थी वो 60 रुपये लीटर हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई, 20 रुपये बढ़े 40 के ऊपर। अपन देखेंगे तो ये मतलब 60 हो गई, तो 20 की होगी ना, तो 50% की वृद्धि हो गई इसके अंदर। भाई 40 का 50% हुआ 50%, 40 का 50% हुआ 20, वो 20 इसमें अपन ने जोड़ दिया, 40 + 20 60, तो 50% देखो मिल्क के दामों के अंदर वृद्धि होगी। ये कब घटेगी, जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी इसको अपन कम ला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्राइस को चेक करना, प्रोडक्शन बढ़ाना। फिर क्या कर रहा है, फिर ये दूसरा कारण क्या है इसका, जैसे प्राइस बढ़ रही है तो इसका क्या है, देखो ओवर द पास्ट 5 ईयर ड्यू टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट, जो अपन गाय भैंस को जो खल दिया, ठीक है, जो चारा वगैरह देते हैं उसकी प्राइस में वृद्धि होने से इनपुट प्राइस वृद्धि हो रही है, तो प्रोडक्शन की प्राइस सीधी वृद्धि होगी कॉस्ट। तो ड्यू टू द राइजिंग इनपुट कॉस्ट लाइक इंक्लूडिंग फूडर एंड फीड, चारे के प्राइस में वृद्धि हुई है, तो जो मिल्क के प्राइस में भी वृद्धि हुई है। दिस इज कंसर्न दैट
फर्दर प्राइस इंक्रीज में लेड टू डिमांड डिस्ट्रक्शन एज कंज्यूमर्स में फाइंड मिल्क अनअफोर्डेबल। यही अगर 60 से 80 हो गया तो लोग बाग क्या है, दूध से दूरी बनाने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको अपन को रोकना है कि मिल्क के जो बर्थडे प्राइसेज हैं उनको रोकना है, जिससे कि लोगों को उसमें रुचि बनी रहे। फिर क्या है, मिथेन एमिशन। मिथेन एमिशन क्या है? मिथेन एमिशन क्या है? ये लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। मिथेन लाइव स्टॉक एमिशंस फ्रॉम मैन्योर, ये गैस्ट्रोजेनिक रिलीजेज अकाउंट्स फॉर रफली 32% ऑफ द ह्यूमन कॉज्ड मिथेन एमिशन विच इज ए मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। है ना, देखो ये लाइव स्टॉक एमिशंस क्या है, जैसे अपन जैसे काऊ डंग देखते हैं, है ना, गोबर काऊ डंग बोलते हैं उसको, और वो जो थेपड़ी होती है उसको बोलते हैं अपन काऊ डंग केक, बर्थडे केक नहीं, काऊ डंग केक। तो लाइव स्टॉक एमिशंस फ्रॉम मैन्योर, ये वही मैन्योर जो अपन देख रहे हैं काऊ डंग। एंड गैस्ट्रोजेनिक प्रॉब्लम, मतलब जो उनको जैसे पेट के अंदर जो परेशानी होती है, फिर जो उससे गैस जो रिलीज होती है उससे पेट से, वो चीज़ है गैस्ट्रोजेनिक रिलीजेस। अकाउंट्स फॉर रफली 32% ऑफ मिथेन ह्यूमन कॉज्ड मिथेन एमिशन। ऐसे बाकी जो ह्यूमन कॉज्ड मिथेन है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो है पैडी, मतलब चावल की खेती का, पहले बताया था मैंने। ऐसे ह्यूमन कॉज्ड मिथेन है, या ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह तो अपने थर्मल प्लांट्स हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन है, उससे यहाँ मिथेन की बात हो रही है, सिर्फ मिथेन। ऐसे तो ह्यूमन कॉज का सबसे बड़ा कारण पैडी कल्टीवेशन है, और दूसरा ये एनिमल का जो अपन देखते हैं वो 32% है, काऊ डंग से। ऐसे तभी तो गोबर गैस बनाने की बात होती है कि गोबर गैस प्लांट लगाएंगे, जिससे उस गोबर के अंदर जो मिथेन है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज नहीं हो, उससे वो गैस अपन यूज करें फ्यूल के रूप में। समझ गए? तो ये था इसके अंदर। तो मोटा मोटा अपन ने जैसे क्या देखा इसके अंदर, भाई क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, अपन ये देख रहे थे व्हाट इज द नीड। तो सबसे पहले इसमें अपन ने क्या देखा, मूल्य प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इसमें नंबरिंग कर लेना है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 मिथेन। तो मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपने को, 8 से, जो विदेशों में 8 है, 5 4 और देसी के लिए 4, उसको बढ़ाना है। ग्रोथ रेट जो है मिल्क प्रोडक्शन की उसको बढ़ाना है। तीसरा क्या है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ मिल्क, बिकने के लिए ज़्यादा आना चाहिए। चौथा क्या है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको ऑर्गेनाइज में करना है। पांचवा क्या है कि टॉप फूड एक्सपेंडिचर के रूप में जो है अभी इसकी हिस्सेदारी कम है, बढ़ानी है उसको। फिर दूसरा क्या है, मिल्क के जो प्राइसेज हैं वो बढ़ रहे हैं, 50% बढ़ गए, उसको रोकना है। और 8वां नीचे अपन जैसे देखते हैं वो मिथेन जो प्रोडक्शन है, मिथेन जो प्रोडक्शन है, ह्यूमन कॉजेज ऑफ मिथेन, उसको अपने को चेक करना है। ये 8वां बिंदु है इसके अंदर। तो ऐसे टोटल 8 माइक्रो, जैसे आप यहाँ साइड में लिख लो एक एक इनका पॉइंट, तो उससे क्या अपने को ये फट ये दिमाग के अंदर ये टॉपिक तरेगा, है ना, क्योंकि इसको देखो ये काम आएगा, ये बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है ये व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। कहीं आप सोचोगे अपन देख के इस करंट के साथ ही खत्म हो जाएगा, नो। फिर आगे देखते हैं कि अब ये सर ये होएगा कैसे, समझ में तो आ रही है कि ये ऐसे करेंगे, इतना करना है, इतना करना है, कि अभी जो अपन देख रहे थे कि देसी का 8 लीटर पर डे है, विदेशी का 8 है, देसी का 4 है, ठीक है, पर हेड अपन ने देखा था 250 ग्राम 500 ग्राम हमारा, उसको बढ़ाएंगे कैसे। तो टेक्नोलॉजी का क्या इंटरवेंशन है वो देखते हैं। हाउ कैन मिल्क प्रोडक्शन बी इंक्रीज अंडर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। सबसे पहले आ रहा है जेनेटिक इंप्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर ये मैंने इधर माइक्रो लिख दिया SSS, ठीक है। ये क्या है, सेक्स सॉर्टेड सीमन, एक ऐसे सेक्स है, एक सॉर्टेड एक्सेस सीमन। देखो सेक्स का तो अपन को पता लग ही गया कि मेल फीमेल, समझ गए कि जैसे जैसे बछड़ा होएगा या पाड़ा होएगा ये वो है, ठीक है, मेल फीमेल किस तरह का जैसे संतान होगी। सॉर्टेड का मतलब हो गया कि मैं छांट सकूं खुद, कहने का मतलब मेरी इच्छा अनुसार ही होएगा वो मेल या फीमेल, सॉर्टिंग में कर सकता हूँ। और तीसरा है कि जैसे सीमेन, है ना, कि मतलब जिससे कि उत्पत्ति होगी वो, है ना। तो ये 3 चीजें इसमें, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, ओके। अब ये 3 जब ये होता है तो अब इसके अंदर नीचे वाला आप ये माइक्रो पढ़ो, यहाँ जो लिखा हुआ है ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहीं पे चल रही है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन क्या है, अलाउज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए डिजायर्ड सेक्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब वो जो होने वाला जो पशु है उसकी बात है, ऑफस्प्रिंग ऑफ ए डिजायर्ड सेक्स, मतलब जब तक वो पेट के अंदर है उस पशु के गर्भ में तब तो उसको अपन ने ऑफस्प्रिंग बोला है। ऑफ ए डिजायर्ड सेक्स दैट इज ओनली फीमेल काउ, है ना, मतलब मेल काउ चाहता ही नहीं क्योंकि भाई उससे आगे प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। तो ये है सेक्स सॉर्टेड सीमेन, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको पता होना चाहिए। आज जैसे जो अपन देखते हैं जैसे राजस्थान जैसे राज्य के अंदर पशुपालन फल फूल रहा है तो वो सबसे बड़ा कारण है उसका सेक्स सॉर्टेड सीमन, ठीक है। ये
तो इसको लिखना है अपने को। फिर अपन देखते हैं एम्ब्रोनिक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ईटी, है ना, एम्ब्रोनिक ट्रांसफर। ईटी टेक्नोलॉजी क्या है? एम्ब्रोनिक ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी कैन फर्दर एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट काउज, है ना, HGM, हाई जेनेटिक मेरिट, है ना, जो मेरिटिकली, जैसे अपन को होलिस्टिन के अंदर इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि वो हाई जेनेटिक मेरिट है, ठीक है। तो विदेशों में जैसे डेनमार्क में खासतौर पर रिसर्च करके उसको आगे बढ़ाया। आज अपना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है करनाल में, है ना, वही सारे काम करता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करनाल में अपने हरियाणा, है ना। ये हाई जेनेटिक मेरिट काउज बाय अलाउइंग मल्टीपल एम्ब्रॉयज टू बी प्रोड्यूस एंड इम्प्लांटेड इन डिफरेंट सरोगेटिक काउज, ठीक है ना। मतलब जैसे एक सीमेन ले लिया, ठीक है, उस सीमेन को एक से ज्यादा के अंदर अपने ट्रांसप्लांट कर दिया काउज में, जिससे कि होएगा क्या कि हाई जेनेटिक मेरिट काउज अपने को मिलेंगे। और ये सारा ये सॉर्टेड सीमेन है, सेक्स सॉर्टेड, तो वो सारे क्या है कि फीमेल काउज के अंदर ही वो उत्पत्ति होगी आने वाले पशु की, ठीक है। फिर क्या है कि थ्रू दिस मेथड ए सिंगल हाई जेनेटिक मेरिट काउ कैन पोटेंशियली प्रोड्यूस 20 काउज पर ईयर, 12 काउज पर ईयर कंपेयर टू 5 to 7 काउज ओवर इट्स लाइफ टाइम थ्रू द नॉर्मल ब्रीडिंग। मतलब नॉर्मल ब्रीडिंग में तो पूरे अपने जीवन काल में 5 से 7 बछड़े को जन्म दे सकती है, लेकिन ये ईटी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपन क्या 12 काउज क्या पर ईयर ले सकते हैं। तो ये देख लो, पर मतलब 12 पर ईयर, और करीबन अपन ने ये मान लिया कि 5 साल जीवित रहा वो पशु, 12 पंजे 60, और कहाँ पहले सिर्फ मात्र मतलब 6 काउज दे पा रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है? एम्ब्रोनिक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या एक सीमेन लिया, पहले तो वो सॉर्टेड सीमेन ही है, फिर वो उसमें उसको एक से ज़्यादा के अंदर अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं एक समय, ठीक है। ये है अपने एम्ब्रोनिक टेक्नोलॉजी, एम्ब्रोनिक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एम्ब्रोयो, ठीक है। एम्ब्रोयो का जो भ्रूण की जो शुरू की जो अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रोयो। फिर नेक्स्ट आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है, जिसको मतलब जो ह्यूमन में जैसे काम आती है, जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ये वो है ये, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन immature ova are excreted, fertilized in a lab and then implanted in surrogating mother, कि मतलब वो भ्रूण अंदर प्लेस कर दिया जाता है, और फिर वो क्या है, पहली बात तो सेक्स सॉर्टेड है, सारी जीन उसकी स्टडी कर ली जाती है, किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो और अच्छी नस्ल का ये पशु हो। इट कैन प्रोड्यूस 30 to 35 काउज पर डोनर काउ पर ईयर, अलाउइंग फॉर ए क्विकर स्केलिंग ऑफ द काउ पॉपुलेशन विद हाई मिल्क यील्ड्स। ये तो करना है, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए ऐसे। तो 3 यहाँ तक अपन ने देख लिए, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, एम्ब्रोनिक ट्रांसफर और इनवर्टियो फर्टिलाइजेशन, 3, ठीक है। इन तीनों का अपन को याद रखना है। फिर अब आ जाता है खाने की बात, न्यूट्रिशन एंड फीड इंटरवेंशन, है ना। मतलब जब तक उसके अपन वो खाने की वो नहीं बढ़ाएंगे गुणवत्ता, जो उसको खल बांट देते हैं वो सब नहीं बढ़ाया तो फिर नहीं होगा काम। एट लो कॉस्ट, अभी अपन ने देखा था मिल्क के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो वो यहाँ चेक करना है। अमूल इज सेटिंग ए टोटल मिक्स्ड राशन, है ना यार, ये राशन है टोटल मिक्स्ड राशन की, क्या उसमें सारे न्यूट्रिशन मिले हुए हैं, टोटल मिक्स्ड राशन, TMR, प्लांट इन गुजरात, विच विल प्रोड्यूस अफोर्डेबल रेडी टू ईट फॉडर मिक्स कंसिस्टिंग ऑफ मेज, ज्वार एंड ग्रास फॉर एनिमल्स। मतलब हाई न्यूट्रिशन खाना है एक तरह से ये पशुओं के लिए, कि और वो ऐसे नहीं कि आपको उसमें कुछ मिलाना, कुछ नहीं मिलाना, कट्टा खोलना है सीधा वो पशुओं को डालना है, हारा ना, रेडी टू ईट, ठीक है, रेडी टू ईट TMR, टोटल मिक्स्ड राशन। TMR इज ए फीडिंग मेथड दैट कंबाइंस फोर्जेजेस, मतलब एक तरह का फाइबर फूड होता है, ग्रेन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड एडिटिव्स, मतलब जो उसके अंदर और मिलाए गए एडिटिव्स इनटू ए सिंगल न्यूट्रिशन रिच फूड फीड फॉर काउज। उसके अलावा कुछ आपको जरूरत नहीं है देने की, चारे में मिलाने की, नो। ये TMR जो है टोटल मिक्स्ड राशन अमूल जो बना रहा है वो अपने आप में पूर्ण डाइट है पशुओं के लिए। इम्प्रूव डाइट क्वालिटी, प्रोवाइडिंग इजी डाइजेस्टेबल फोर्जेजेस लाइक लिग्यूमिनस, जैसे जो जड़ वाले पौधे होते हैं अपने फली हुई, ग्राउंडनट है, एंड ग्रेन्स रिड्यूस फर्मेंटेशन टाइम, लोअरिंग मीथेन प्रोडक्शन। अभी अपन ने देखा था ह्यूमन को जो मीथेन है उसमें 32% योगदान देता है एनिमल जनरेटेड मीथेन। तो सुपाच्य जैसे खाना होगा तो वो दुर्गंध कम आएगी। स्पेसिफिक फीड एडिटिव्स कैन डायरेक्टली इनहिबिट द माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन प्रोडक्शन। जिन माइक्रोब्स के कारण मीथेन प्रोड्यूस होता है उनको इनहिबिट, उनकी जो प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स का, उस जो जनसंख्या बढ़ती है माइक्रोब्स की, जिनके कारण से दुर्गंध आती है और अपच बनती है पेट में, उन माइक्रोब्स की
बढ़ने की जो रेट है उसको ही अपन रोक पाएंगे, तो उससे फिर ये मीथेन भी कम रिलीज होगी। तो जो अभी 32% है वो 10% तक वो मीथेन का योगदान आ जाएगा ह्यूमन कॉज मीथेन एमिशन में, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी डाउन आएगी। फिर अपन देखते हैं रिलेटेड स्कीम्स ऑफ फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर, कौन कौन सी रिलेटेड स्कीम अभी चल रही है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे टीन शेड अपन जैसे देखते हैं, ठीक है, ये TMR जैसी मशीन्स लगाने वाले जैसे देखते हैं अपन, उन्नत खाद्य संयंत्र जैसे जो आते हैं वो सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है अपना करनाल में, उसके द्वारा चलाया जाता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। एनिमल डिजीज तो जैसे अपन देखते हैं ये फुट एंड माउथ डिजीज है, जिसका नाम अपने जैसे अपन ने लंपी डिजीज पढ़ा था, लंपी, ये वही खुरपका मुंह पका लंपी। फिर नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल गाय के लिए गोकुल, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, है ना, इसी के तहत सारे अभी चल रहे हैं। मैंने बताया था सेक्स शॉर्टेड सीमेन एम्ब्रोनिक ट्रांसफर जो अपने को क्या देता है, अभी अपन ने देखा था मेरिट, है ना, हाई ग्रेड मेरिट, हाइजीन मेरिट एनिमल्स, हाइजीन मेरिट एनिमल्स। फिर अपन ने देखा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये फिर है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसका भी मकसद यही है, जो एक तो प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पर हेड जो अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा या पर हेड जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ाना, ठीक है। और जो अपन देखते हैं कि मिथेन, जैसे अपन देखा मिथेन का ह्यूमन कॉज मिथेन है उसके उत्पादन को कम करना। और फिर अपन ने और क्या क्या देखे, फॉर्मलाइजेशन होए, अपन देखा था ना क्यों फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अपन को इसको निकालना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कम करना है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसको दिन दिन अपन को बढ़ाना। पर हेड एक तो कंजम्पशन होता है और एक पर हेड एक्सपेंडिचर होता है। आपने देखा कि पर हेड कंजम्पशन था आधा लीटर पर डे, मतलब पर पर्सन आ रहा पर डे, और पर हेड अपन ने एक्सपेंडिचर अलग देखा, ठीक है। तो ये क्या प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा कंजम्पशन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। मीथेन को घटाना है प्रोडक्शन, फॉर्मलाइजेशन करना है, ज़्यादा ज़्यादा बिकने के लिए आए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का तो कम करना है और ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में उसका ग्रोथ बढ़ाना, ये इसका मकसद है पूरा। होएगा कैसे, वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन अपन ने देखा ही ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही अपना ये मैटर है। और देखो ये इंग्लिश में जानबूझ के रखा गया है क्योंकि देखो ये क्या है, इसके ज़्यादातर टर्म सारे अपन को इंग्लिश के अंदर ही मिलेंगे। अब जैसे अपन सेक्स शॉर्टेड सीमेन देखें, उसको जैसे आप लिखोगे ना तो वो वैसे ही लिखा जाएगा पूरा, जैसे अपन लिखेंगे तो ये लिखने में ये ऐसे ही आएगा, ये सेक्स शॉर्टेड सीमेन, और कोई नहीं है इसका ट्रांसलेशन ऐसे। और वैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं अपन, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, सेक्स शॉर्टेड सीमेन चलेगा बिल्कुल यूँ, है ना। तो इसको मैंने सारा आपको वैसे भाई ये तो टेक्स्ट है, बाकी बोल के तो सारा हिंदी में ही समझाए, लिपि जो आपको इंग्लिश दिख रही है, भाषा जो दिख रही है वो हिंदी दिख रही है, खत्म, तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ऐसे इसको देख लो, कर लो आराम से, फिर कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो ये पहले लेना था, इसको अपन देखते हैं, क्योंकि ये है ना, ये अपना जो आशा जो अपन देख रहे हैं ना कि अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब जैसे मैंने बताया था कि पहले हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर आया व्हाइट रेवोल्यूशन, तो पहले तो अपन ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 देख लिया, अब अपन देख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, क्यों उसका ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का एक ये अंग है कि अन्नदाता मतलब किसान की उसको आय को कैसे सुरक्षित करें। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आते ही कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, तो फिर ये आया कि सर देखो रियल करोगे, मतलब बेस जो है वो रियल करोगे या नॉमिनल को दुगनी करोगे। नॉमिनल तो दुगनी अपने आप ही, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन होती है। मज़ा तो तब आएगा जब बेस या वो जो रियल है बेस ईयर वाली 2011 उसको डबल करो आप, तब है। तो ये सब उसी दिशा में कदम है। आ जाओ, और नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आशा, AASH, ए से है अन्नदाता, ए से है आय, एस संरक्षण, SH है अपने संरक्षण, और ए से है अभियान। अन्नदाता आय संरक्षण मतलब किसान की आय से मतलब है। सर किसान को ही क्यों चुना, तो किसान को ही इसलिए चुना अपन ने क्योंकि अपन जानते हैं कि आज भी 70% आबादी जो है वो भारत की कहाँ रहती है, गाँव में। तो इसलिए क्या कहते हैं कि भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, लेकिन असलियत भी है। और फिर दूसरी बात
ये जो 70% आबादी है इसका भी करीबन करीबन 68 to 70% किस पे बेस है, किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, है ना। और एग्रीकल्चर के जो मेन दो सब सेक्टर हैं, एक तो है अपने क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा है अपने लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री जो अपन जैसे देखते हैं वो। तो अभी अपन ने पशुपालन में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 देखा, वो भी इसी का हिस्सा है, देख लो, भारत गांव में बसता है। और अब जो अपन क्रॉप प्रोडक्शन के तहत जैसे देख रहे हैं कैसे उसको उन्नत फसल मिले, कैसे उसका दाम सही मिले, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारा वही गाँव की तरफ है। अपन देखते हैं कि एक दो बार देखते हैं, एक तो इंडिया देखते हैं और एक भारत देखते हैं। अपने आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो इंडिया से यहाँ से क्या मतलब, अर्बन जो भारत है उससे मतलब होता है, भारत से मतलब होता है जो ग्रामीण भारत है उससे मतलब होता है। मतलब जैसे आज जैसे जो एडिटोरियल वगैरह में जैसे जो बातें लिखी जाती हैं इकोनॉमिक संदर्भ वो ये है इंडिया भारत ऐसे, ठीक है ना। तो ये भारत का मतलब ग्रामीण भारत, वो 70% भारत है, ये 30% भारत है, असली भारत तो ये है, समझ गए। तो ये अब क्या अपन जैसे देखते हैं ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब योजना तो पहले से थी, उसका विस्तार आया। जैसे आप याद करो कल अपन ने पढ़ा था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार देखा था अपन ने, क्या कि सर 70 साल से ज़्यादा वालों के लिए अब कर दिया अपन ने, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ठीक है ना, बस। और प्राइवेट का ले रखा हो तो भी डबल ले सकता है, ESI से करे तो भी डबल ले सकता है, लेकिन जैसे CGS RGS में तो सबको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 70% से ज़्यादा किसी परिवार में तो वो उसके अंदर जुड़ गए। तो वो मेन वाले का एक्सटेंशन था। तो मेन वाला क्या था, मेन वाला अपन में पढ़ा प्रधानमंत्री आरोग्य जन आरोग्य योजना। तो उस मेन वाले में तो अपन ने क्या देखा कि सर वो जो अंत्योदय जो है ना सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसमें जो है वो 13 करोड़ फैमिलियाँ या करीबन 65 करोड़ आबादी है भारत की जो उसके अंदर है, ठीक है। वंचित वर्ग अंत्योदय पता कैसे चलेगा, 14555 पे फ़ोन करो, फ़ोन नंबर पहुँचेगा, उस लिस्ट में नाम है तो अपन एनरोल हो जाएंगे। पैनल हॉस्पिटल में है, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई उम्र की सीमा नहीं, कितने हो सकते हैं, मतलब जन्म से लेके 69 ईयर्स तक के। सर 70 से ज़्यादा, 70 ज़्यादा फिर इसमें एक्सटेंशन वाले में आ गया ना जन आरोग्य के वयोवृद्ध, ऐसे आशा कार्ड है। फिर डिजिटल हेल्थ मिशन अपन ने देखा था, आरोग्य भारत डिजिटल मिशन जो डॉक्टर्स हैं उनका डेटाबेस बना है। तो ऐसे ही अपन देख रहे हैं ये क्या, ये विस्तार है। तो इसका मतलब सर मूल योजना थी, बिल्कुल थी, देख लो 13 सितंबर 2018 से ये अपने चल रही है। 13 सितंबर है, देखो अभी अपने नीचे वाली पढ़ी थी उसमें तारीख क्या थी, वो 19 सितंबर थी व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, लेकिन वो 2024 थी व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, ये 2018 है, 13 सितंबर 2018 है कि नहीं है। अब सर 2018, अब कल भी मैंने अपनों बताई थी जन आरोग्य की इतनी जल्दी थी, जन आरोग्य कब चलाया था, वो भी 2018 में हुआ था। 2018 क्यों, मोदी का पहला टर्नओवर था 2014 से 19, चुनाव होने वाले थे 18 के 19 के अंदर, तो 1 साल पहले। अरे किसान की याद आई, अरे यार तुमने तो आती ही कहा था तो नहीं कर दूंगा, और जाते जाते याद आ रही है, क्या कर रहे हो, अरे यार वोट लेने अगले साल की। तो ये एक विडंबना है भारतीय राजनीति की भी कह लो कुछ ही, कि वो किसान को वोटर के रूप में ज़्यादा देखते हैं और अन्नदाता के रूप में तो जब वोट लेने होते हैं तभी दिखता है किसान। खैर बाबू मत अपने तो आओ, चलो जो भी है। तो ये है 13 सितंबर 2018 विस्तार योजना लागू करी 13। अब ये तो वही ओरिजिनल स्कीम, अब देख लो आज अपन 6 साल बाद जाके विस्तार, तो मतलब उसमें कुछ नया और करते हैं। तो 13 से 18, ठीक है, और 13 सितंबर से 18 सितंबर 2018 से 2024 ये यूं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन कि गवर्नमेंट हैज कन्वर्ट दी प्राइस सपोर्ट सिस्टम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम्स इन प्रधानमंत्री आशा टू सर्व फार्मर एंड कंज्यूमर मोर इफिशिएंटली। प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो पहले तो आप देखो एक बार इस चीज़ पे गौर करो, पहले तो बात आ रही है सीधी सर पैसे पे, इसमें भी प्राइस है, इसमें भी प्राइस है कि नहीं है। लेकिन इस पहले वाले में आप देखो इसमें तो सपोर्ट है ना, कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा अगर कुछ इससे नीचे जाएगा, और दूसरे में स्टेबलाइजेशन, अगर दाम औने पौने बढ़ेंगे, जैसे प्याज देख रहे हैं यार सर गर्मी में बिकता था 2 रुपये किलो, है ना, रक्षाबंधन गई, अपने जन्माष्टमी आई, तो सर ये आते आते यही है ना, ये मतलब भाव क्लाइमेक्स में पहुंच जाते हैं 180 से 200 रुपये किलो। तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट क्या आता है, या तो इंपोर्ट करती है, उस प्राइसेस को स्टेबलाइज करती है। तो कैसे, खुद खरीदती है 200 रुपये, लेकिन लोगों को देती है 100 रुपये किलो। गली गली के अंदर फिर नेफेड के नहीं लगते हैं, कॉन्फेड और नेफेड के वो,
तो फिर वो प्राइस स्टेबलाइज करे, रोक, सरकार ने स्टेबल किए प्राइसेस, सब्सिडी देती है सरकार, तो वही 200 रुपये खरीद रही है, लेकिन 100 रुपये खुद दे रही है, लेकिन वो खुद कहाँ से ला रही है, ये फंड बना के रखते हैं पहले से, प्राइस स्टेबलाइजर फंड की, कभी होने पुने दाम बढ़ जाए तो फिर भाई मार्केट में तो महंगा ही मिलेगा, इंपोर्ट करोगे तो भी महंगा आएगा, तो फिर इस फंड से अपन उस आधी लागत सरकार चुका रही है, आधी कंज्यूमर से ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये प्राइस स्टेबलाइजर फंड है। इन पीएम आशा तो दोनों आशा के अंदर मिला, सपोर्ट का तो मतलब पता है कि इससे नीचे अगर जाएंगे तो मत बेच, मैं खरीदूंगा, ठीक है। और स्टेबलाइजेशन समझ गए। तो सर फिर सपोर्ट में तो सर अभी अपन कल एमएसपी अपन ने पढ़ा था, सारा आपने बताया था कि कैसे काम करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 22 अपन फसलें देखी थी, एक एफआरपी देखी थी गन्ना, देखा था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, देखा था। ये तो घोषणा करता है, ये अनुशंसा करता है, देखा था अपन ने। तो सर फिर ये प्राइस सपोर्ट सिस्टम क्या आ गया है कि नहीं है। तो अपन क्या जैसे देखते हैं कि ये जो एमएसपी है ना, ये आज की तारीख में सिर्फ 2 ही के ऊपर पॉपुलर हुआ है, क्या, एक तो व्हीट के ऊपर और एक राइस के ऊपर, बाकी सभी में ये फेल हो गया सिस्टम एमएसपी, ठीक है। अब एक तो फेल भी हो गया, मतलब एक तो फेलियर मैंने बताया कि 2 क्रॉप फार्मूला, आज भारत में भी जैसे अपन देखें एग्रीकल्चर में 2 क्रॉप फार्मूला चलता है, या तो गेहूं या चावल। 98% जो खेती वो इन्हीं पर डिपेंड है। सबसे ज़्यादा तो भारत में जो कल्टीवेशन होता है वो राइस का होता है, फिर व्हीट का होता है, अभी देखेंगे अपन, बताएं कृषि उत्पादन में। तो ये 2 क्रॉप फार्मूला और एमएसपी का लेना देना सिर्फ इससे है, समझ गए। अब तो सर फिर इसका मतलब एमएसपी में बहुत सारे लोचे हैं, इसका मतलब भाई तभी तो ये नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ये पहले भी था, अब उसको मिक्स कर दिया, ये प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस। तो सर मतलब एमएसपी के अंदर तो डीमेरिट्स हैं बिल्कुल। और यहीं पे टॉपिक आ जाता है अपना, क्या, इसी टॉपिक का एक पार्ट है कि इश्यूज एसोसिएटेड विद द करंट एमएसपी रेजिम, है ना, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, खास तौर पर मेंस में, कि कृषि के साथ क्या क्या भी संकट है। तो वो तो है ही, वो तो अपन लिखते ही हैं, उत्पादन और वो सब, टिड्डी दल, फलाना ढीमका, बीमारियां और वो सब, उसके साथ भाई उत्पादन हो गया, कैसे कैसे रिस्क लेके मैंने उत्पादन कर लिया। अब वो फसल बिकने के लिए जब मंडी में जाती है एमएसपी, तो उसके साथ क्या इशूज़ हैं वो देख लेते हैं। और इसी कारण ये जरूरत पड़ रही है आज अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की, क्योंकि उस अन्नदाता की आय आज भी क्या है, खतरे में, सुरक्षित नहीं है, तभी तो संरक्षण दे रहे हैं उसको। और उसका फिर एक्सटेंशन और लेके आए, स्कीम 2018 में थी, 6 साल बाद वापस एक्सटेंड करना पड़ रहा है उसको विस्तार, क्यों, क्योंकि अभी उस पर काम नहीं हुआ। तो देख लो आप भारतीय कृषि की विडंबना, समझ गए क्या। सबसे पहले अपन इशू देखते हैं 2 क्रॉप, ये आज 2 ही क्रॉपों पर सिमट के रह गए एमएसपी, क्या, एक तो राइस और दूसरा व्हीट। एमएसपी प्रोवाइड्स लिटिल टू स्ट्रेंथन, एमएसपी प्रोवाइड्स लिटिल है ना, लिटिल टू स्ट्रेंथन, लिटिल टू मतलब कम ही सपोर्ट किया, स्ट्रेंथन द प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री विच लार्जली ओनली वर्क्स फॉर 2 क्रॉप्स व्हीट एंड राइस। कहने मतलब एमएसपी 2 तक ही सीमित है सर, बात इतनी सी, ऐसा नहीं है कि घोषित नहीं होता। मैंने तो बताया था कि 22 में होता है, घोषित होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कितनी अपन याद करो पूरा, अपने रबी की बताई थी, कितनी थी रबी की, कितनी, 6, फिर खरीफ की 12, कितनी थी खरीफ की, देखो 12 थी, पहले तो ये देख लो, देखो नोट्स में कितनी थी किसना, तो 12 से 18, फिर 20, कौन सी, तो रबी में आ गई ना, तो और एक एफआरपी थी अपने गन्ना, है ना। तो सर घोषणा तो 22 की होती है, 22 की होती है, बात सही है, लेकिन एक तो उत्पादन इनका ज़्यादा है, फिर दूसरों की क्या है, वो फॉर्मुलाइजेशन नहीं है, ज़्यादातर किसान खुद ही रख लेता है, या वो बिकने ही नहीं आती मंडी के अंदर, वहीं खेतों में बिक जाती है, फॉर्मुलाइजेशन है, या ज़्यादा उनका किसान को रुचि नहीं है उनको उगाने में, ये है। तो 22 सिमट के रहेगी 2 में, विडंबना देख लो। सेकेंड क्या है, 6% फेल अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, ठीक है ना, ये सैंपलिंग करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से पहले ऑर्गेनाइजेशन था, आज ऑफिस हो गया। इन 17th राउंड इन 2030 क्या बोलता है, ओनली 6% ऑफ फार्मर्स आर एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस एट एमएसपी। उस बाकी जो 94% है वो तो आज भी एमएसपी से कम दामों में ही बेचते हैं। क्यों बेचते हैं अभी अपन आगे देखेंगे। कि पहली बात तो है कि उन्हें वो कहीं वो स्टॉल ही नज़र नहीं आती एफसीआई की, कहाँ है उसको मैं बेचूँ, गया तो वहाँ ताला लगा मिला, क्योंकि मंडी वालों से मिला रहता है, ठीक है। मंडी में जो अड़ाती हैं, जो बनिए बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं, है ना, एजेंट्स जैसे बैठे हैं, तो एजेंट्स क्या ध्यान रखते हैं, तो एफसीआई वाले सब मिले, उसके एजेंट
तुम मिलना ही मत को, एफसीआई वाला किसान बात करने आएगा तो तुम मिलोगे नहीं, तो वो सीधा हमारे पास आएगा, हमें ही बेचेगा। खरीद भी ली, फिर पैसे परसों आ जाना, तो वो एजेंट जो है वो जो अड़ाती है वो तो ठीक है भैया अभी एंड टू एंड ले जा, और वो एफसीआई वाला परसों आ जाना, परसों आया ताला मिला, फिर अगले दिन आया जी आज क्या है, आज गणेश चतुर्थी की छुट्टी है तो ऑफिस बंद है, फिर 3 दिन बाद आया कि साहब आज क्या, आज साहब छुट्टी पे है साहब, और वो अड़ाती है सामने, फिर वो बैठा बैठा देखता रहता, हाँ और दे ले, मैं कह रहा था ना मेरे पास ले जा, ऐसे अगली बार मत करना गलती, मेरे पास ही आना, यूँ। तो ये सारा उसमें है। तो देखो 6% आर एबल टू सेल फार्मर्स टू देयर प्रोड्यूस एट एमएसपी। फिर क्या है, 24% अवेयर है, बाकी को पता ही नहीं है कि इसकी कोई एमएसपी भी क्या है इसकी, जान तो लूँ, मुझे तो पता ही नहीं, गेहूं की सरकार ने डबल कर दी यार। देखिए थे 102% बढ़ाई, मरपूस 200% और 1.5 गुना 1.05। A 2000 survey study conducted by ये Aditya Foundation found that 24% households were aware that MSP of a crop grown by them। बाकी को तो पता ही नहीं। तो ये जो अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, तो ये वो इसीलिए ये आज मोबाइल में मैसेज आता है कि ये है, ठीक है। फिर क्या है, 24% अवेयरनेस, फिर 79% डिससेटिस्फाइड है। नीति आयोग ने सर्वेक्षण किया 2016 में, 79% ऑफ फार्मर्स वर डिससेटिस्फाइड, गए ताला लगा, पैसे बाद में ले जाना, साहब आ जाए नहीं, ये डिससेटिस्फाइड। फिर फर्दर द स्टडी फाउंडेड ऑल्दो एमएसपी इज अनाउंस्ड फॉर द होल ऑफ इंडिया, द ऑपरेशन इज लिमिटेड ओनली फॉर फ्यू स्टेट्स। तो एक तो पहली बात तो क्या, देखो जो भारत के जो गेहूं के मूल्य है ना, ये पूरे भारत के लिए एक है कॉस्ट। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अपन जैसे वही बोलते हैं वन साइज डजंट फिट्स टू ऑल। अगर मैं एक साइज का कोट बना दूं या शर्ट बना दूं और बोलूं कि ये सबको फिट आ जाएगा, ऐसा क्या संभव है क्या? नहीं है। तो जैसे अपन पंजाब हरियाणा वाले जैसे राज्य देखते हैं, उनके अंदर तो कॉस्ट काफ़ी कम आती है क्योंकि नहरी पानी है। वही अपन जैसे अगर अपन पश्चिमी एमपी के अंदर देखें, पठारी है, महाराष्ट्र में नीचे चल जाए पठारी है, तमिलनाडु केरला में, तो उसमें तो कॉस्ट और भी ज़्यादा आती है क्योंकि सर एग्रीकल्चर इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी साउंड नहीं है जितनी पंजाब हरियाणा यूपी के अंदर है, वेस्टर्न यूपी में। तो जो एमएसपी तो आपने पूरे भारत के लिए ही घोषित कर दी, तो वही है वन साइज डजंट फिट्स टू ऑल, ये वाली चीज़ है। एमएसपी इज अनाउंस फॉर द होल ऑफ इंडिया, द ऑपरेशन इज लिमिटेड ओनली टू फ्यू स्टेट। तो एक तो पूरे देश के लिए एक ही है, और फिर उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो सब राज्यों में समान नहीं होता। वेयर द डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर दी प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स एंड एक्सपेक्ट फॉर क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। तो बस वो ये वही चीज़ है कि एक तो पूरी रेट्स पूरे भारत में फिट नहीं होती हैं, और दूसरा वो जो मैकेनिज्म है वो पूरे भारत में समान नहीं है। जहाँ जागरूकता है, जैसे किसान है, जैसे आज अपन गंगानगर का किसान देखें जागरूक है, एफसीआई में ताला मिलेगा तो धंधे में बैठ जाएंगे मंडी में। वही अगर जैसे मान लो झालावाड़ का किसान है, ताला लग रहा है एफसीआई के ऑफिस के ऊपर, तो वहीं सोल रख के बैठ जाएगा, अजी बाबूजी कदा आला, आज को ना आला साहब, 1 बजे पता लगेगा। और गंगानगर वाले का अगर 9:30 बजे ताला नहीं खुला मंडी का तो स्ट्राइक कर देंगे, तो सड़क जाम हो जाएगी, मैं कलेक्ट्रेट पर धरना पहुँच जाएगा ऐसे। तो साहब को 3 बार आना पड़ेगा और 9:15 बजे आना पड़ेगा, ऐसे है ना। तो ये वो चीज़ है, ये जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये स्टेट और स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या है, क्वांटिटी डिले एंड डिस्टेंस की बोला खरीदेंगे। अभी जैसे बताया एमएसपी आएगी कि गेहूँ की एमएसपी ये है, अब लेकिन ये नहीं बताया खरीदेंगे 1 किलो खरीदूंगा, 100 किलो खरीदूंगा, 500 किलो खरीदूंगा, ये नहीं बताया। तो क्वांटिटी का कोई उसमें नहीं है, तो वो एफसीआई वाले साहब की मर्जी पे ही है। अब उसने देखा कि ट्रॉली भरी हुई है पूरी, उसके अंदर देखा कि हाँ भाई इसमें 20 क्विंटल माल है, 20 टन माल है। अब लेकिन उसने बोल दिया कि अब हम तो भैया 1 टन नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अरे साहब मैं 19 टन का क्या करूँगा, तुम जानो यार। फिर वो मजबूर हो जाता है बेचने के लिए, ऐसा। तो कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है कि क्वांटिटी कितनी प्रोक्योर करनी है। अपने गेहूँ पड़ा, कहीं मात्रा लिखी हुई थी क्या? ये वेरी लिमिटेड, क्वांटिटी प्रोक्योर्ड इज वेरी लिमिटेड लीडिंग टू लो लेवल ऑफ अवेयरनेस। सम ऑफ द रीजंस फॉर देयर डिससेटिस्फैक्शन बट डिले इन पेमेंट्स, वही ले जाना बाद में। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मंडी में एफसीआई के प्रांगण नहीं मिलते हैं। भाई बारिश हो रही है, मुझे मेरा वो गेहूँ सेफ रखना है, एफसीआई वाले में को दूंगा तो उसने बोला उतार दें, लेकिन वहाँ तो बस थोड़ी सी 10 ही बोरी आई मेरी, बाकी मैं 50 बोरी मेरी कहाँ रखूँ। वो टीन शेड है, वही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्टेंस टू प्रोक्यूर, पता चला गया एफसीआई का गोदाम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ वो एफसीआई वाला बैठा हुआ मंडी से दूर, वो दिक्कत है। फिर प्रोक्योर एंड डिलेड अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी रेट, है ना भाई। नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, अब सर वो बुआई करनी है तो बता दो कि मैं सरसों लगाऊं, किसान लगाऊं, गेहूं लगाऊं, क्या बोना है मेरे को, जो बोना है। तो एमएसपी टाइम पे घोषित करो ना, जिससे पता चले ज़्यादा एमएसपी जिसकी है मैं वही बोऊँ, ऐसे।
तो समय पे, इसलिए मैं बोल रहा था, आपने देखा था कि 25-26 वाले रबी सीजन के लिए घोषित कर दी। अपन देखते हैं अगस्त एंड के अंदर या अगस्त सितंबर में, क्योंकि जैसे बुआई का सीजन अक्टूबर में चालू होता है तो किसान डिसीजन ले पाए। तो ये डिले नहीं होना चाहिए इन अनाउंसमेंट, है ना। ये डिले, तो क्वांटिटी देख लिया अपन ने, क्वांटिटी पता नहीं, डिले होता है, डिस्टेंस होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया अभी अपन ने। फिर क्या है कि नीति आयोग इवोल्यूशन आल्सो फाउंड दैट देयर वर सेवरल स्टेट्स वेयर द प्रोक्यूरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वर इनएडिक्वेट। एक तो दूर थी, यहाँ तो मैंने बड़ा डिस्टेंस, और वो भी इनएडिक्वेट थी। 100 बोरियों की क्षमता थी, जबकि एक किसानी यूपी, वेस्टर्न यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर एक किसानी ट्रॉली के अंदर रख के लाता है 800-900 बोरियाँ, और अपने पास 3 शेड है केवल 800। फिर किसान आया तो उसको रात को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है कि नहीं। अपने देखा था वो अभी, जैसे मैंने स्कीम आगे बताई थी, अपन पढ़ रहे थे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले मंडी प्रांगण, ऐसे वही थी सारा। किसान कलेवा योजना वो मंडी में आने के बाद थी, वो सारी योजनाएं हैं। इसमें लिख लो वो अपने सावित्री फुले मंडी प्रांगण और किसान कलेवा योजना, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में देखी थी, वो इसमें मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है वो, किसान कलेवा योजना, और सावित्रीबाई फुले हाथ से लिखी हुई थी। समझ गए? ऐसे ये करके है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एमएसपी सिस्टम के अंदर फॉल्ट है सर। समझ गए? तो किसान की आय दुगनी कैसे हो, इसलिए लाया गया है वो आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान एक्सटेंशन। समझ गए ना? एमएसपी में तो इश्यूज है, अब इसलिए आ गए अपने क्या ये आशा योजना आई। अब समझ गए ना? अब देखो अपन वापस पढ़ते हैं। वो प्राइस सपोर्ट सिस्टम जरूरी है, क्योंकि एमएसपी तो सर फेल होगा, 2 पे ही है, और प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब आशा के अंदर क्या क्या अपन ने देखा, ये तो ये सपोर्ट सिस्टम अभी अपन देखेंगे। तो ये किस पे काम करता है? ये जैसे पल्सेस के ऊपर काम करता है, दालों पे, स्पाइसेस पे काम करता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है उन पे काम करता है। ये अदर देन व्हीट एंड राइस जो अपन क्रॉप देखते हैं ना, पल्सेस हो गई, स्पाइसेस हो गई, हॉर्टी प्रोडक्ट्स हो गए, उन पे स्टेबलाइजेशन फंड है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस, खासतौर पर जैसे अपन अनियन टमाटर के जैसे देखते हैं, 2 रुपये किलो भी एक ही साल में 2 रुपये किलो भी देखते हैं और 200 रुपये किलो भी देखते हैं इनको। एक टाइम होता है जब टमाटर को रोड पे फेंका जाता है, और एक टाइम होता है जब दूर से दर्शन करने ही होता है कि दर्शन कर ले वही खूब है। फिर तीसरा है कि प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम, कब मिलते हैं किसानों को वो देखेंगे। एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना, जैसे प्रोडक्शन कम है तो कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मैनेज करना है, वो सारा है। ठीक है, अब अपन देख लें 2018 वाली स्कीम में क्या प्रोविजन थे, फिर उन प्रोविजन को आगे बढ़ाया गया है। क्या है? सबसे पहला है विल प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी एश्योरेंस टू फार्मर्स, देंगे। द स्कीम इज एम टू इंश्योरिंग रेम्यूनेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस एज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2018, है ना। जैसे आप 2018 में अपन पढ़े तो अपन मैंने बताया था, इसमें क्या था, 1.5 गुना कर देंगे प्राइसेस को, था 2018 वाले बजट में। उसी से तो फिर एमएसपी बढ़ता हुआ जा रहा है। द इंक्रीज इन एमएसपी कैन इंप्रूव फार्मर इनकम बाय स्ट्रेंथनिंग प्रोक्यूरमेंट मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ आशा क्या है? एक तो है प्राइस सपोर्ट स्कीम और एक है प्राइस डेफिसिट पेमेंट, जो अभी अपन देखेंगे। तो ये आशा का इंट्रोडक्शन है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है। तो ये वो एमएसपी का ही है, रूप है, लेकिन बदला वो एमएसपी यूँ कर दो, एमएसपी अपन ने लागू कर दी है किसके अंदर, पल्सेज में, स्पाइसेज में और हॉर्टी प्रोडक्ट्स में। अंडर द प्राइस सपोर्ट सिस्टम सेंट्रल एंड नोडल एजेंसीज विल प्रोक्यूर पल्सेज मतलब दालें, ऑयल सीड्स, और तीसरा कोपरा वो कोकोनट। ऐसे आया इसमें कहीं भी व्हीट एंड राइस नहीं है, वो तो एमएसपी में गए 22 जो छूट गए वो यहाँ आ रहे हैं। पल्सेज, ऑयल सीड एंड कोपरा। प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एफसीआई एंड नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मतलब जो एग्रीकल्चर की कृषि उपज मंडियाँ होती हैं, समितियाँ होती हैं, उनका फेडरेशन है। नेशनल एग्री मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अभी अपन ने देखा था व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, उसमें अपन देख रहे थे मल्टीपर्पज MPCA, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेके आएंगे अपन, लाएंगे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यहाँ पे ये सिर्फ मल्टीपर्पज नहीं, ये एग्रीकल्चर वाला है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज मार्केटिंग फेडरेशन, इसको अपन नेफेड बोलते हैं। विल इम्प्लीमेंट द स्कीम, द प्रोक्यूरमेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ड्यू टू प्रोक्यूरमेंट विल बी बाउंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट विल प्रोक्यूर 25% ऑफ द मार्केट सरप्लस। एमएसपी के अंदर कुछ भी नहीं है, कितना सरप्लस है यहाँ पे 25% मार्केट सरप्लस फार्मर्स फॉर देयर एलिजिबल क्रॉप्स।
द सेंटर हैज मेड ए प्रोविजन ऑफ अबाउट 1600 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड एज ए बैंक गारंटी फॉर एजेंसी टू प्रोक्योर टू फार्मर्स। तो बात इतनी सी है इसके अंदर प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म स्कीम में कि पल्सेज, ऑयलसीड्स और खोपरा खरीदेंगे, 25% जो मार्केट सरप्लस है वो खरीदेंगे। खरीदेगा कौन? एफसीआई और नेफेड के माध्यम से। क्यों? जिससे किसान की जो आय है वो संरक्षित उसको महसूस हो। भाई व्हीट राइस उगा रहा है तो एमएसपी से थी अश्योर, वो नहीं उगा रहे, दाल उगा रहे हैं, ऑयल सीड उगा रहे हैं, जैसे दालें एमपी के अंदर है पूरा। तो ये प्राइस सपोर्ट सिस्टम से उनको, प्राइस सपोर्ट स्कीम से उनको सपोर्ट मिलेगा। फिर दूसरा प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम अंडर द पीडीपीएस। पीडीएस नहीं है, वो तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाता है, ये पीडीपीएस है, प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम। द स्टेट विल प्रोवाइड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग इन दी मंडीज एंड दी एमएसपी, है ना। जैसे क्या है, सरकार ने बोल दिया कि मैं गेहूं के आपको 2000 रुपये प्रति क्विंटल दूंगा, मंडी के अंदर जो भाव है वो 1800 रुपये है, समझ गए। तो भाई एक तो बात ये थी कि सरकार ने बोला था तो मैं सरकार को बेचूंगा, लेकिन किसी कारण से एफसीआई खरीद नहीं पाया, कुछ भी हो सकता है कि एफसीआई का जो कोटा वो पूरा हो गया। भाई टेक्निकल कारण तो, वाजिब लीगल कारण तो यही बनता है कि सर कोटा पूरा था, हो गया, 2000 मैट्रिक टन लेना था वो ले चुका है एफसीआई, लेकिन अभी तो मार्केट में और भी सरप्लस है, गोदाम भर गए, कुछ भी हो सकता है, एफसीआई खरीद नहीं पाया, बात इतनी सी है। तो अब सर मेरे को तो बेचना था, तो अब ये जो 200 रुपये ना, माना मैं तुम्हारा खरीद नहीं पाया, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है तेरे को, इसकी भरपाई सरकार करेगी। तो ये यही है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। अगर नहीं खरीद पाया तो जो डिफरेंस है ना प्रिवेलिंग या 800 एंड एमएसपी, उसका भुगतान सरकार करेगी तुमको, तो उसके लिए ये स्कीम। तो ये लेकिन है किस पे? ऑल ऑयल सीड्स आर टू बी कवर्ड अंडर पीडीपीएस। प्राइस सपोर्ट में अपन ने देखा था, प्राइस सपोर्ट स्कीम में पल्सेस भी, ऑयलसीड्स, खोपरा भी थे, लेकिन यहाँ पे केवल ऑयल सीड है, पल्सेस खोपरा नहीं है, और व्हीट राइस तो बिल्कुल ही नहीं है, समझ गए। तो ये किस लिए है? जिससे कि अपन आगे निकल के सोचे गेहूं और चावल से। आज किसान क्यों नहीं उगाता पल्सेस? क्योंकि सर एमएसपी, अरे पीएसएस है सर, खरीदते नहीं है, डिफरेंस का सरकार देगी पैसा पीडीपीएस के तहत। तो किसान जागरूक होएगा कि मैं दालें भी उगाऊं, मैं गेहूं चावल के अलावा कुछ सोचूं, ये समझ रहे हो। फिर देखते हैं, अब इसको लागू किया अपन ने, जैसे ये पायलट प्रोजेक्ट में लागू हुआ था प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेट स्कीम, है ना। ये क्या था? ये इन लीव ऑफ पीएसएस जो अपन देख रहे थे अपने प्राइस सपोर्ट स्कीम और पीडीपीएस के तहत कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया था। इसमें क्या किया था, फर्क इतना सा ये सीधा, जहां अपन ने एफसीआई और नेफेड को इन्वॉल्व किया था, यहाँ प्राइवेट एजेंसीज को इन्वॉल्व किया था। बात इतनी सी है कि क्या ये मैकेनिज्म काम करेगा क्या। फिर जैसे आया तो फिर उसको भारत में विस्तार धीरे धीरे किया जा रहा है। फिर अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं, बाकी तो देखो सारी चीज़ें यही है। देखो वेन एवर द प्राइसेज इन मार्केट फॉल बिलो द नोटिफाइड एमएसपी, वही वो पीडीपीएस जो वो सीन के अंदर आ जाएगी, सारी चीज़ें वही है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये प्राइवेट एजेंसी है, एफसीआई और नेफेड में प्राइवेट एजेंसीज आ गई। अब थोड़ा सा अपन पढ़े थे बार बार, जैसे अपन एफसीआई और नेफेड देख रहे हैं, तो पहले नेफेड देख लेते हैं क्योंकि उसका जो स्थापना पहले 1958 के अंदर। नेफेड क्या है? नेशनल एग्री कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो इसमें देखो एन से तो नेशनल समझ में आ ही रहा है, एफ से फेडरेशन भी समझ में आ रहा है, एफईडी फेडरेशन ही है, लेकिन ये फेडरेशन होएगा किसका? किसी का तो होएगा ना फेडरेशन। तो फेडरेशन किसका? एएमसी का है, एग्री मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, यही है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, एसीएम, सॉरी एसीएम का। ये नेफेड का फुल फॉर्म नहीं पकड़ में आता, इसलिए बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, NAFED। तो ये ACM है ना, ये सिर्फ ए ही है इसके अंदर, जो उसमें पूरे एप्लीकेशन में काम आ रहा है। तो नेशनल, एन से नेशनल, FED से फेडरेशन, ए क्या है? ACM, एग्री कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जो है मार्केटिंग बॉडीज हो उनका ही फेडरेशन है, समझ गए। रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1958 में स्थापना हुई। मकसद क्या? टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। कोऑपरेटिव बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इस सिद्धांत पे बेस है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, और एक सबके साथ और सब एक के साथ, ये कोऑपरेटिव का नारा है। लिख लो इसमें, एक सबके साथ, मतलब एक व्यक्ति जो है ना वो सबके साथ है, और सब जो है ना वो एक के साथ है। तो ये तो सर, ये तो फिर वो नाटो जो है वो भी इसी सिद्धांत पे बेस है, बिल्कुल इसी पे, लेकिन नाटो मिलिट्री के रूप में काम करता है। यहाँ पे अपन बात करते हैं सहयोग की, पॉजिटिव सहयोग की, वो कंपेरेटिवली नेगेटिव सहयोग है, मारने मरने की बात करता है, ये वो जियोड़ जीने की बात करता है।
एक सबके लिए और सब एक के लिए। कोऑपरेटिव बना रहा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कोऑपरेटिव का लोगो देखोगे ना आप, तो लोगों में जैसे यूं ऐसे गोल में दिखाई देगा, ये लिखा हुआ ये एक सबके लिए सब एक के लिए। ठीक है, तो ये नेफेड हो गया 1958। फिर एक अपन देखते हैं कि एफसीआई की स्थापना अपन जैसे देख लेते हैं। ये देखो 6 साल बाद, नेफेड के 6 साल बाद नेफेड आ गया 58 में, फिर ये आया 64 में। ठीक है, वाज सेटअप अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 इन ऑर्डर टू फुलफिल फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड पॉलिसी। ठीक है, देखो देखो मैं आपको बताऊँ, खरीदता नेफेड भी था, ठीक है ना, लेकिन नेफेड का क्या था, जैसे कंपेरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, पूरे भारत में फैला हुआ नहीं था। दूसरा क्या है कि नेफेड तो खरीद के रख लेता था, उसका आगे क्या करना है, एक तो कैपेसिटी कम थी, ठीक है, रीच कम थी, और तीसरा आगे क्या करना है, उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, ये स्ट्रेटजी नेफेड के पास नहीं थी। ठीक है, फिर इसलिए स्पेशलाइज एजेंसी अपन ने बनाई एफसीआई, खरीदेगा भी और फिर आगे उसको ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो आज गोदाम भी होते हैं और फिर उस गोदामों से मूवमेंट भी होता है एफसीआई के द्वारा ही। तो फूड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, सही समय पे और सही दाम पे खरीदेगा, सही समय पे सही दाम पे और सही मात्रा में खरीदा जाएगा किसानों से, सही तो प्राइस मिलेंगे, सही टाइम होगा और सही क्वांटिटी के अंदर ये प्रोक्योर करेगा, ऐसा माना गया। फिर क्या है, ये तो हो गया गोदाम भर गए अपने, खरीद लिया ना, सही मूल्य पे खरीद लिया, सही टाइम पे गए, सही मात्रा में खरीद लिया, तो गोदाम भर गए। अब भरे हुए गोदामों क्या करना, जैसे अपने 22 गोदाम देखते हैं, 22 वेयर हाउस, ठीक है, तो इनके अंदर भरे रहते हैं गेहूँ, फिर वो आगे मूव करते हैं, तो ये एफसीआई के गोदाम ही है 22 गोदाम। फिर जो भरे गए ना गोदाम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड की दुकानों पे जाता है, राशन की दुकानों पे, जिनको फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं अपन, एफपीएस, वहाँ जो गेहूँ आता है ये कहाँ का आता है, एफसीआई का आता है। ठीक है, ये चीज होगा। फिर मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। ऐसा नहीं हो जैसा अपने 1991 में देखा था कि सिर्फ 3 दिन के तेल खरीदने के पैसे बचे थे, फिर IMF में भागे भागे गए थे अपन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बार बार पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वहाँ भागे भागे गए और पैसे फिर अपन को लेके आने पड़े थे पीवी नरसिम्हा सरकार को। सिर्फ 3 दिन खरीदने के पैसे थे ऑयल, 3 दिन के बाद अपन तेल नहीं खरीद पाते। इसको अपन ने बोला था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो ये IMF पैसा देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए, वर्ल्ड बैंक नहीं देता कभी भी पैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान होनी चाहिए अपने को। वर्ल्ड बैंक देता है सिर्फ विकासशील गतिविधियों के लिए, गरीबी हटाना है, शिक्षा, सब शिक्षा अभियान जैसे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है, अब तो बंद हो गया। और ये ऐसे जो व्यापार में जो घाटा हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनके लिए कौन देता है पैसा, IMF देता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये समझ गए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऐसे दे रहा है। तो ये ऐसी नौबत तेल में थी, ऐसी नौबत चला कहीं खाने पे नहीं आ जाए, तो इसलिए क्या है एफसीआई स्टोर रखता है अपने गोदामों में। अब जैसे घर में रखते हैं कि हाँ भाई चलो यार 4 बोरी अपन साल की रख लेते हैं, क्यों, कोई ज़रूरत पड़े। तो ऐसे ही पूरे देश की सरकार ने सोच रखा है कि पूरे देश में अगर अनाज शॉर्टेज नहीं पड़े तो इतना सेफ रखो अपने। तो खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर स्टॉक मैनेज रखता है, बफर स्टॉक, कभी शॉर्टेज पड़े तो ये फूड सिक्योरिटी ही खतरे में नहीं पड़ जाए देश की। ऑयल सिक्योरिटी तो हम भुगत लेंगे, लेकिन फूड सिक्योरिटी खाने के लिए नहीं है अनाज, तो देख लो भुखमरी जैसी स्थिति नहीं आए। तो सर वैसे तो देखो 105 की, अगर 105वें पायदान पे 127 में, तो कगार पे तो उधर ही, जब युगांडा से तुलना हो रही है तो अब बचा ही क्या है। लेकिन उजले पक्ष भी है तस्वीर के, इतनी धुंधली भी नहीं है तस्वीर। तो ये देखा अपन ने नेफेड एंड एफसीआई 1958 एंड 1964। फिर एमएसपी संबंधित अपन ने इशू देख ही लिए थे। तो ये था जो अपन ने आज ये अपन देख रहे हैं आशा स्कीम, अन्नदाता आय संरक्षण, ये ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का हिस्सा है दबे शहरों के अंदर, है ना। लेकिन सरकार अभी बातें ज़्यादा हैं कागजी, धरातल पर काम कम है, तो इसलिए इतना ज़्यादा वाहवाही नहीं है। लेकिन है ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0। एमएसपी व्हीट एंड राइस, कारण अपन देख लें एमएसपी क्यों नहीं हुआ पॉपुलर, अपन ने सारा देखा ही। और फिर इसको पल्सेज ऑयलसीड में और सफल बनाने के लिए अपने अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम लाए। उसके मेन 2 हैं, PSS एंड PDPS। PSS तो क्या, प्राइस सपोर्ट स्कीम, कि इससे ज़्यादा आएंगे, नीचे आएंगे तो सरकार खरीदेगी, सरकार एफसीआई नेफेड, फिर 25% मार्केट सप्लाई से वो खरीदा जाएगा। और डेफिसिट के अंदर की अगर खरीद नहीं पा रही है तो MSP और जो मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस है उनका जो डिफरेंस है वो सरकार आपको दे करेगी, PDPS से,
प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम कहते हैं। ये दोनों अपने अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम के हिस्सा है। समझ गए? तो इसका एक बार जैसे माइक्रो बना लेना, फिर रीडिंग लगाओ, फिर आगे अपन देखते हैं। फिर आगे अपन अब आगे चलते हैं, और अब आगे जो बचा हुआ इकोनॉमी का इसमें सेगमेंट है, नवरत्न है, सेमीकंडक्टर है, इंपॉर्टेंट वाधवन बंदरगाह, 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का, विश्व का सबसे एक नंबर का बंदरगाह बनेगा वाधवन, जनधन, किसान मानधन, और देख लेते हैं, और 3 ये नेक्स्ट में देख लेते हैं।